दोस्तों, क्या आप एक ऐसी चीज पर विश्वास कर सकते हैं कि कोई इंसान भारत से लंदन एरोप्लेन में बैठकर नहीं बल्कि एरोप्लेन के साथ लगे हुए टायर के साथ लटक के पहुंच जाए। एरोप्लेन के बाहर इतनी ज्यादा ऑक्सीजन लेवल कम होने के बावजूद, इतनी ज्यादा ठंडी होने के बावजूद प्लेन से लटक के कोई कैसे लंदन पहुंच सकता है। लंदन में एक हीथ्रो नाम का एयरपोर्ट है और इसी एयरपोर्ट पर हिंदुस्तान का एक लड़का जिसका नाम प्रदीप सैनी है, जो कि वहाँ पे टैक्सी चलाता है, उसे लगभग 26 साल से एक ही सवाल किया जा रहा है कि तुम बच कैसे गए। और ये सवाल करने वाले एक दो नहीं बल्कि 1-2 लाख लोग हैं जो अब तक उससे पूछ चुके हैं कि तुम बच कैसे गए। हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति अगर लंदन में रहता है, उसे शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उसके नाम से न जानता होगा, क्योंकि उसने ऐसा कारनामा ही कर दिया था। लंदन की सरकार भी हिल गई थी, लंदन का कानून भी, लंदन की अदालत भी उसके कारनामे को सोचकर हैरान थी कि कोई व्यक्ति इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। आज की कहानी वाकई हैरान कर देने वाली है, सोचने पर मजबूर करने वाली है कि कई बार इंसान जब विपरीत परिस्थिति में घिर जाता है, परेशानी में घिर जाता है, चाहे वह खान पान की हो या फिर वह करियर की हो, तो फिर वह कुछ भी कदम उठाने को तैयार हो जाता है। आज की कहानी में 2 सगे भाई ऐसे होते हैं जिन्होंने ऐसा कदम उठाया था जिसकी गूंज पूरी दुनिया में फैल जाती है। नमस्कार, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना हिंदुस्तान और ब्रिटिश की है। दरअसल अक्टूबर 1996 की बात है। एक दिल्ली एयरपोर्ट यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक हवाई जहाज ब्रिटिश एयरवेज छोड़कर सीधा लंदन पहुँचता है। वहाँ की जो एयरपोर्ट होता है, हीथ्रो एयरपोर्ट, वहाँ पहुँचता है और जैसे ही लैंडिंग करता है तभी उसमें लगे सामान के जो बैग होते हैं, यात्रियों के उस बैग को लेने के लिए एक गाड़ी आती है। गाड़ी में बैठे हुए 2 लोग थे, एक गाड़ी ड्राइव कर रहा था और दूसरा साथ जाता है। जैसे ही वह उस हवाई जहाज के करीब पहुंचते हैं, थोड़ा अंधेरा था और अंधेरे में ही उन्हें एक चीज़ जो कुछ अलग दिखाई दे रही थी। उस अलग चीज़ को जिसके पास जाकर देखते हैं, एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा काँप रहा है और वह पूरी तरीके से बर्फ़ से ढका हुआ है, यानी कि वह जम चुका है। बस इसी बात की सूचना तुरंत ही वह तत्काल एयरपोर्ट के जो कानून व्यवस्था देख रहे थे, प्रशासनिक व्यवस्था देख रहे थे, उनको सूचना दी जाती है। वह तुरंत मौके पर पहुंचते हैं और वहां जाकर उस व्यक्ति को देखते हैं तो उसकी सांसें चल रही है। ऐसा लग रहा था वह जीना तो चाहता है, लेकिन उसकी शरीर पूरी तरीके से जवाब दे चुका है, शायद वह न बच पाए। लेकिन आनन फानन में उसको उपचार के लिए एक हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। उसका उपचार शुरू हो जाता है। 1-2 घंटे नहीं, 1-2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था कि वह बचेगा या फिर नहीं बचेगा। सिर्फ सांसें थी जो धीरे धीरे चल रही थी। और लगभग 4 दिन के बाद उसको होश आता है। तो वह होश आने के बाद सबसे पहले एक ही बात बोलता है कि मेरा छोटा भाई कहाँ है। दरअसल उस लड़के का नाम प्रदीप सैनी है, जो कि हिंदुस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है, और उसका छोटा भाई जिसका नाम विजय है, जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास है, और यह लड़का 23 साल का है, जिसका हॉस्पिटल में पिछले 4 दिन से वहाँ की सरकार, वहाँ की पुलिस सिर्फ उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। होश में तो आता है, लेकिन एक ही बात बार बार रटे जा रहा था कि मेरा भाई कहाँ है, वो तो मेरे साथ था। उससे पूछा जाता है कि तुम कहाँ से आए हो, क्या मामला है। उससे बातचीत की जाती है और साथ ही साथ हिंदुस्तान के ऑफिसर का भी सहारा लिया जाता है। वह सिर्फ हिंदी में बात कर रहा था और वहाँ के लोग अंग्रेजी बोलते हैं, या कि उनकी मूल भाषा है, वह बोल रहे थे। उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह सिर्फ रोए जा रहा था। उसको कुछ भी नहीं पता था कि वह कहाँ है, किस हालत में है और कैसे यहाँ पे पहुँच गया है। उसको वाकई में सचमुच कुछ भी होश नहीं था। पुलिस उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, तब उसने अपने बारे में बताया कि वह मूल रूप से हिंदुस्तानी है, वह हिंदुस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है और उसका नाम हालीवाद से जोड़ दिया गया है, यानी कि उसका नाम आतंकवादियों से जोड़ दिया गया है। और लगभग 1 साल तक उसका और उसके भाई का पुलिस पीछा कर रही थी। पंजाब पुलिस कभी उसके शोरूम में जहाँ वो काम करता है, वह जहाँ पे मैकेनिक था, कारों को रिपेयरिंग करता था, वहाँ पहुँच जाती थी, या फिर उसके घर पहुँच जाती थी, जो उसके पिताजी को परेशान करती थी। लगातार वो 1 साल से इधर उधर भाग रहे थे। तभी दोनों सगे भाई यानी कि प्रदीप सैनी और उसका दूसरा भाई विजय सैनी एक फैसला लेते हैं कि गांव के आसपास के बहुत सारे लोग विदेश में, कनाडा में, कोई रूस में है, कोई अमेरिका में है, कोई लंदन में है, तो फिर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ क्यों है। पुलिस हमारा पीछा भी नहीं कर पाएगी और अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो हमने वैसे भी कोई क्राइम किया भी नहीं है। वो लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं, ऐसे घरों में जाते हैं जिनके बच्चे या फिर परिवार के लोग विदेशों में गए हुए थे। वो कैसे जाते हैं ये जानने की कोशिश कर रहे थे। लगातार कई दिनों तक ऐसा करते रहते हैं। आखिरकार उन्हें एक एजेंट मिल ही जाता है और वो लोग एजेंट से कहते हैं कि हम लोग विदेश जाना चाहते हैं। और जब वे विदेश का नाम आता है, वो पूछते हैं कहाँ जाओगे, तो वो कहते हैं कि कनाडा भेज दो या ब्रिटिश भेज दो या फिर कहीं भी भेज दो, लेकिन हम यहाँ नहीं रहना चाहते हैं। अब उनके पास ना तो पासपोर्ट था ना ही वीज़ा था।
न ही उनके पास पैसे थे। हालांकि कुछ पैसे जमा किए गए थे, लेकिन वो पैसे भी एजेंट ले लेता है। एजेंट बोलता है कि तुम्हारे पास वीज़ा नहीं है, तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है, हम तुम्हें 2 नंबर के रास्ते से तो भेज नहीं सकते, लेकिन हाँ एक तरकीब ज़रूर है। जो लगेज रखा जाता है, हवाई जहाज़ के अंदर बहुत सारे यात्रियों का सामान होता है, बैग्स होते हैं, तो उन्हीं सामान के साथ तुमको शिफ्ट कर देंगे और तुम यहाँ से फिर लंदन जा सकते हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती। और ऐसा बोलने के बाद एजेंट पैसे ले लेते हैं और बोलता है कि अगले हफ्ते आना। और फिर एजेंट बोलते रहता है कि इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते, अगले हफ्ते नहीं अगले हफ्ते, और इसी तरह महीने दर महीने गुजरने लगते हैं। और सितंबर 1996 की बात आती है। दोनों भाई अपना पंजाब छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए सीधा पहुंच जाते हैं दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और वहां जाकर जब वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, एयरपोर्ट में जाने की कोशिश कर रहे थे, उनके पास वीज़ा और पासपोर्ट नहीं था। सिक्योरिटी गार्ड उनको अंदर जाने नहीं देता है, उनको वहीं रोक लेता है और कहता है कि जब तक तुम्हारे पास वीज़ा और पासपोर्ट नहीं होगा तुम्हें अंदर आने की एंट्री नहीं मिलने वाली है। वो दोनों परेशान हो जाते हैं और यहाँ से बिल्कुल अलग चले जाते हैं। दोनों भाई सोच रहे थे कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि पैसे तो उनके पास थे नहीं और करते भी क्या। लेकिन इधर उधर वो ऐसी लोगों से मदद मांग रहे थे और 10-12 दिन ऐसे ही गुजार रहे थे। बस 10-12 दिन गुजारने के साथ साथ वो ये सोचते हैं कि आखिरकार एयरपोर्ट में अंदर जाया जाए तो कैसे जाया जाए। एयरपोर्ट के वो चक्कर लगाना शुरू करते हैं। कई 100 एकड़ में फैला हुआ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसमें अंदर जाने के लिए रास्ता तलाश रहे थे। तो आखिरकार रास्ता मिल ही जाता है, क्योंकि हर जगह तो सुरक्षा या फिर सिक्योरिटी नहीं हो सकती। तो वह एक ऐसी बहुत दूर जगह जाकर पहुंचते हैं जहां से एयरपोर्ट पर आना आसान हो जाता है। वहां कोई सुरक्षा नहीं थी। वहां से अंदर एंट्री करने के बाद फिर वो धीरे धीरे उस जगह जाने की कोशिश करते हैं जहां से हवाई जहाज़ लैंडिंग करते थे, उड़ते थे। और इस तरह से 10-12 दिन की रिसर्च करने के बाद उन्हें पता लगता है कि लंदन के लिए हवाई जहाज़ किस जगह से उड़ता है, और वो उसी जगह पर चले जाते हैं जो एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट पर किसी जगह छुपते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट छोटा मोटा तो होता नहीं है, ये बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए उस बड़ी सी जगह को उन्होंने चिन्हित किया हुआ था और उनके पास पहुंच जाते हैं। ऐसे ही अक्टूबर का महीना आ जाता है और अक्टूबर का महीना था, रात के समय की बात है। एक हवाई जहाज़ जो कि लंदन की ओर उड़ने के लिए तैयार हो चुका था, जब उसको हरी झंडी मिलने ही वाली थी, ये सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं, तभी वह लोग सुरक्षा गार्ड को चकमा देते हुए उस हवाई जहाज़ के बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं। और जब हवाई जहाज़ उड़ने वाला होता है तो दोनों भाई ये तैयारी करते हैं। ये कहते हैं कि हम लोगों को लैंडिंग गियर के पास में जाकर बैठना है। लैंडिंग गियर जो कि हवाई जहाज़ के पहिए होते हैं, उसके पिछले वाले पहियों को अंदर करने के बाद भी इतनी सी जगह बच जाती है कि एक आदमी वहाँ आराम से बैठ सकता है। तो दोनों भाई ऐसे ही, जहाँ 2 पहिए थे, एक पहिए पर बड़ा भाई बैठ जाता है और दूसरे पहिए पर छोटा भाई बैठ जाता है, और वह हवाई जहाज़ अपनी रफ्तार पर आता है, उड़ने लगता है। तो जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है कि वह लगभग 700 से 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई हवाई जहाज़ अगर दौड़े तो अच्छे अच्छे लोगों की हालत ख़राब हो सकती है। दोनों बैठ जाते हैं, आपस में बातचीत भी करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं, भैया तुम ठीक हो, बैठे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। जब आपस में बातचीत करते हैं तो वो खुश हो रहे होते हैं। उन्हें लग रहा था कि मंजिल बहुत करीब है, अब वो सीधा लंदन पहुंचने वाले हैं। लेकिन जैसे ही हवाई जहाज़ अपनी रफ्तार पर था, बहुत जोर का शोर होने लगता है, आवाज़ होने लगती है। जैसे जैसे हवाई जहाज़ ऊपर जा रहा था, ऊंचाई पर जा रहा था, वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता जा रहा था। ऐसे कंडीशन में जब ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं तो आदमी, जाहिर सी बात है, उसका बचना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। लेकिन दोनों भाई जहाज के साथ बैठ चुके थे और उड़ रहे थे। साथ ही साथ इतनी ऊंचाई, मतलब अगर आप सोचें तो हिमालय पर्वत की ऊंचाई है 8,848 मीटर। लेकिन कोई हवाई जहाज जब उड़ता है तो 40,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है। 40,000 मीटर, यानी कि माउंट एवरेस्ट से भी 4 गुना ज़्यादा, बल्कि 4 गुने से भी ज़्यादा। और इस तरह से वो लोग बैठ चुके थे, शोर शराबा होता रहता है। और इस तरह लगभग 10 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हवाई जहाज़ जब लंदन के हिथरो एयरपोर्ट पर उतरता है तो एक व्यक्ति जो कि सामान उठाने के लिए जा रहता है, लगेज उठाने के लिए जा रहता है, उसको एक व्यक्ति मिलता है, बर्फ से पूरी तरीके से जमा हुआ, कांप रहा था। और उस व्यक्ति को 4 दिन के बाद होश आता है। होश में आने के बाद सबसे पहले वो अपने भाई का नाम लेता है। मेरा भाई विजय कहाँ है? विजय छोटा है, उसकी उम्र 19 साल है। लेकिन जब उसकी तलाश करने की कोशिश की जाती है, लंदन से दिल्ली तक जितनी भी एयरलाइंस चलती है उसी रास्ते के इर्द गिर्द तलाश करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है। और लैंडिंग गियर जहाँ पर वो बैठ कर गया था, वहाँ पे बिस्कुट थे और कुछ खाने पीने की चीजें थी, उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं मिलता है। तभी 2-4-5 दिन के बाद एक खबर आती है, और वो खबर ये आती है कि रिचमंड एसरो, यह लंदन के ही एक एरिया है, और वहाँ पर एक लाश मिलती है। और जो वो लाश मिली थी, पुलिस वाले उस लाश को कब्जे में लेते हैं और उसका पोस्टमार्टम कराते हैं। तो पोस्टमार्टम से पता चलता है कि जो ऑक्सीजन का लेवल था वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका था और उसके दिमाग की नसें फट चुकी थी, और इसलिए वो मर जाता है। उसकी टाइमिंग देखी जाती है उसके मिलने से लेकर, और जब वो एयरपोर्ट से, दिल्ली एयरपोर्ट से हवाई जहाज़ के साथ में उड़ता है तो पता चलता है कि हवाई जहाज़ के उड़ने के 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद ही विजय ने दम तोड़ दिया था।
उसके दिमाग की नसें फट चुकी थी, वह मर चुका था क्योंकि वह उस लड़ाई को नहीं लड़ पाया था। जबकि जो प्रदीप होता है, उसका बड़ा भाई होता है, उसका इलाज चल रहा था। डॉक्टर लोग इतने ज़्यादा परेशान थे, हैरान थे कि आखिरकार यह बच कैसे गया। भाई की तस्वीर दिखाई जाती है, प्रदीप उसको पहचान लेता है और यह बोलता है कि यह मेरा ही भाई है। अपने भाई को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगता है। सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर करते तो क्या करते। यहाँ आए तब भी मर गए और पंजाब में रहते तो पुलिस वाले उनको जेल में डाल देते और उनको चैन से जीने नहीं देते, क्योंकि उन्होंने उनके साथ जो है आतंकवादियों से जोड़ दिया था, उनके कनेक्शन जोड़ दिए थे और इस तरह से क्राइम के साथ उनका कनेक्शन जोड़ दिया था। भाई का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और अपने भाई को याद करके, लेकिन उन्होंने जो काम किया था गैर कानूनी था। किसी भी देश में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास वीज़ा पासपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वह हवाई जहाज़ से जाएं या फिर आप पानी जहाज़ से जाएं। लेकिन एक नियम होता है, कानून होता है, कायदा होता है, और उस कायदे के साथ वो नहीं गए थे। उन्होंने नियम तोड़ा था और वहाँ की सरकार उनको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद लंबे समय से, लगभग 18 साल से इस मामले की सुनवाई चलती है, और जितने भी लोग, चाहे वो जेल में हो या फिर कानून से जुड़े हुए लोग हों या फिर अदालत में हो, हर कोई उससे एक ही सवाल करता था कि आखिरकार तुम बच कैसे गए। यह तो नामुमकिन है, मतलब ऐसा मुमकिन होना ही नहीं है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे ही हमारे जो तापमान की गिरावट है वो होने लगती है। और हवाई जहाज़ जितनी ऊंचाई पर उड़ती है वहाँ पर तो माइनस में चला जाता है तापमान। अगर तापमान 0 हो जाता है तो बर्फ़ बन जाता है, लेकिन जब -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान कम हो जाता है तब तो क्या हालत होने वाली है, सोच भी नहीं सकते। जाहिर सी बात है कि अच्छा से अच्छा इंसान भी जम जाएगा, लेकिन वह जमा ज़रूर था, लेकिन उसकी सांसें बाकी थी। उसके अंदर सांसें चल रही थी, वो ठीक हो जाता है और लगातार लंबे समय तक केस चलते हैं। अदालत में जज साहब यही सवाल करते हैं कि तुम बच कैसे गए। बचना तो वाकई किस्मत थी उसकी, और उसके डॉक्टर ने जब उसके बारे में रिसर्च किया, उसकी बॉडी लेकर तो साइंटिफिक रीज़न तलाशने की कोशिश की, तो इसमें पता चलता है कि जैसे वो हवाई जहाज़ के अंदर बैठा था, लैंडिंग गियर के अंदर छिपा हुआ था, तो पता चलता है कि उसकी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था। ऐसे समझ लीजिएगा कि जैसे वो मर ही चुका था, जिंदा नहीं था। एक लाश के रूप में वो उड़ा था, और जैसे ही लाश के रूप में वो उड़ा था, उसके कान, नाक, उसके अंग जमने लगे थे। अक्सर होता है कि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारे कानों में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। उसके कान भी सुरक्षित हैं, हालांकि उसको महसूस ज़रूर हुआ था कि जैसे उसके शरीर के हिस्से अलग अलग फट रहे हैं। बहुत तेज़ी के साथ में हवा चल रही है, लेकिन उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता थी वो उसके लड़ाई लड़ने के लिए, जो 40,000 मीटर की ऊंचाई पर लड़ाई चल रही थी, तो उस लड़ाई में वो जीत जाता है। लेकिन वो पहली लड़ाई मौत से जीतता है और दूसरी लड़ाई 2014 में लंदन की सरकार से जीतता है। वहाँ की सरकार उससे खुश होते हैं और कहते हैं कि तुमने वाकई में गलत काम तो किया है, लेकिन बहुत ही बड़ी हिम्मत का काम किया है जो यहाँ तक पहुँचे हो, इसलिए हम तुम्हें अपने यहाँ की नागरिकता देते हैं, और तुम अपना जो काम हिंदुस्तान में मैकेनिक का काम करते थे, गाड़ी चलाने का काम करते थे, तुम यहाँ कर सकते हो। तब से वह लड़का प्रदीप सैनी अपने भाई को लेकर खैर बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, और साथ ही साथ लंदन में रहने वाले बहुत सारे लोग जो उसके साथ में चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, क्योंकि वो टैक्सी चलाता है, और टैक्सी में बैठने वाले बहुत सारे लोग को पता चलता है कि वो वही इंसान है, तो उससे पूछते हैं कि तुम बच कैसे गए, और वो बच तो गया। उसी बीच उसकी शादी भी हो जाती है, 2 बेटे पैदा हो जाते हैं, और उसे वहीं की नागरिकता मिलने के बाद वो अपनी ज़िंदगी को वहीं गुजर बसर कर रहे हैं। और शायद दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ आपके लोग लंदन जाने के बाद में उसको जानते नहीं हैं। और यह चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वायरल भी होती रहती है, उसके फोटोग्राफ्स काफ़ी ज़्यादा वायरल होते रहते हैं। तो आज की यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हम आपके लिए ऐसे ही हमेशा क्राइम स्टोरी, इंटरटेनमेंट स्टोरी और रोचक कहानियों से भरी कहानियाँ आपके लिए लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली नई इंटरेस्टिंग एक नई कहानी के साथ में।